हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रांशु फिर आप लोग के साथ हूँ एक नया टॉपिक लेकर जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी खास तौर पे हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आज फोकस करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। देखो इसमें एनएमआर का क्या रोल है। सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी का डेफिनेशन देखते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ जनरल टर्म यूज फॉर द इंस्ट्रूमेंटल प्रोसेसेस बाय विच इंफॉर्मेशन अबाउट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड थ्रू केयरफुल एनालिसिस ऑफ द एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग और एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय कंपाउंड्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी कह सकते हो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग किसी अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से किसी अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें ढेर सारे इंस्ट्रूमेंटल प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना, ढेर सारा हमारे पास मशीन्स होते हैं, उसी के अंदर इसको कैरी आउट कराया जाता है। अब ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है? इन्फॉर्मेशन अबाउट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल का कैसा स्ट्रक्चर है ये हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन और एमिशन होता है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम लोग उस कंपाउंड के ऊपर गिराते हैं और जो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो एब्जॉर्प्शन होता है और उसी वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जब एमिशन होता है तो उसी को हम लोग अपने स्पेक्ट्रा पे डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी मदद से हम लोग अपने एनएमआर मशीन को रन करते हैं, ठीक है। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है ये तो आप लोगों ने डेफिनेशन से जाना, लेकिन जो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप लोग पढ़ते आ रहे होगे कौन कौन से होते हैं, ढेर सारा आप लोग जानते होगे। यहाँ पे गामा रेज है, ठीक है, गामा रेज, फिर आता है एक्स रेज, एक्स रेज के बाद आता है आपका यूवी रेज, यूवी रेज के बाद आपका आता है विजिबल रेंज, विजिबल रेंज के बाद क्या आता है? इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज के बाद क्या आता है बेटा आप लोग का? यहाँ पे आता है आपका माइक्रोवेव्स, ठीक है, माइक्रोवेव्स, फिर आता है आपका रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, ठीक है ना। बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस है क्योंकि बाहर कंस्ट्रक्शन काम भी चल रहा है, तो रोड पे मेरा घर भी है इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यहाँ पे मैंने लिख दिया है गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेंज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। जो ये रेडियो वेव्स होते हैं इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। क्या होती है? वेवलेंथ इनकी ज़्यादा होती है, ज़्यादा वेवलेंथ के होते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी कम हो जाती है। क्या होती है? इनकी एनर्जी कम होती है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा E = hc/λ। यहाँ पे E किसके प्रोपोर्शनल है? लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि लैम्डा जब बढ़ेगा तो E घटेगा। अब क्योंकि रेडियो वेव्स का वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो ऑब्वियस सी बात है उनकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। रेडियो वेव्स आर लेस एनर्जेटिक। अगर यहाँ पे हम लोग गामा रेज की बात करें तो इनकी वेवलेंथ कम होती है और एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है इधर से इधर जाते हुए, और लैम्डा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। जब हम लोग यूवी रेज और विजिबल रेंज का किसी अननोन कंपाउंड के ऊपर एब्जॉर्प्शन कराते हैं, मतलब कि कोई हमारे पास अननोन कंपाउंड दिया हुआ है, हमको उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में से अगर हम लोग यूवी रेज या विजिबल रेंज के रेज को उसके ऊपर गिराते हैं अननोन कंपाउंड के ऊपर और फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस मॉलिक्यूल में क्या क्या खास चीज़ें हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है, ठीक है ना, कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स वगैरह मौजूद हैं, तो उसको हम लोग यूवी रेज और विजिबल रेंज की मदद से निकालते हैं, ठीक है। मतलब इसके एब्जॉर्प्शन से निकालते हैं। यूवी रेज इस वेवलेंथ का रेज उसके ऊपर डालते हैं अननोन कंपाउंड के ऊपर, उसने उसको एब्जॉर्ब किया, ठीक है, और उसी सेम वेवलेंथ का लाइट एमिट किया तो उसको हम लोग अपने स्पेक्ट्रा पे रीड कर लेते हैं। तो जब इन दोनों का वेवलेंथ का लाइट का हम लोग यूज़ करेंगे तो इसको बोल देंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोल देंगे? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल देंगे इसको, ठीक है। और यदि हम लोग इंफ्रारेड रेज का यूज़ करते हैं, मतलब अननोन कंपाउंड के डिटेक्शन के लिए उसके कौन कौन से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसमें, मतलब उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है ये पता करने के लिए अगर हम लोग इंफ्रारेड रेज का यूज़ करते हैं, उस वेवलेंथ का लाइट का यूज़ करते हैं, तो हम लोग इसको बोल देंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। और यदि हम लोग रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं तो इसको बोल देंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोल देंगे? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और आज के इस लेक्चर के बारे में हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर ही फोकस करेंगे, ठीक है। वैसे मैं थोड़ा बता दूं इन लोग के बारे में। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग चेक करते हैं कि किसी अननोन कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं। पाई बॉन्ड्स ही क्यों लेते हैं? क्योंकि पाई बॉन्ड्स एक्साइट होने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है ना, रेडिएशंस एब्जॉर्ब करने के लिए इस रेंज में आते हैं।
ठीक है। और अगर सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड को और ज़्यादा एनर्जी चाहिए एक्साइट होने के लिए, तो वो ज़्यादा एनर्जेटिक मतलब इधर की तरफ आएगा, तो इधर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। तो सिग्मा बॉन्ड को ना देखते हुए हम लोग पाई बॉन्ड का जब स्पेक्ट्रा लेते हैं कि कितने कितने पाई बॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ पे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी वहाँ से मिलता है। मतलब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमको ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हमको ये बताता है कि यहाँ पे कितने कौन कौन से टाइप के फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, क्योंकि हर एक फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा आता है। जैसे मान लो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है ना, या कोई और ग्रुप है, तो उन सब का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा फिक्स्ड होता है कि ये स्पेक्ट्रा है तो कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, ठीक है। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप उस अननोन कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं। रेडियो वेव्स मतलब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग हाइड्रोकार्बन स्केलेटन के बारे में पता करते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन किस तरीके से उस कंपाउंड के अंदर लिंक्ड हैं, ठीक है ना, उनका इन्वायरमेंट कैसा है, कार्बन और हाइड्रोजन स्केलेटन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन और एमिशन होगा तो हम लोग 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं बेसिकली, यूवी विजिबल, इंफ्रारेड और एनएमआर। लेकिन इनके अलावा भी किसी अननोन कंपाउंड के बारे में जानने के लिए एक चौथा मेथड होता है हमारे पास, वो होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। क्या होता है? मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होता है? इसमें कोई भी एब्जॉर्प्शन एमिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का नहीं होता है, लेकिन फिर भी अननोन कंपाउंड के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए ये बहुत ही अच्छा खासा रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि ये हमको इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास कह सकते हो आप लोग, एटॉमिक मास के बारे में ये हमको जानकारी देता है, और एटॉमिक कंपोजिशन के बारे में जानकारी देता है। एटॉमिक कंपोजिशन का मतलब ये हो गया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला उस कंपाउंड का क्या है। जैसे मान लो CnH2nO है, ठीक है ना, ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में जानकारी देता है। तो कोई हमारे पास लैब में आया अननोन कंपाउंड, उसको हमको पता करना है एनएमआर के ज़रिए कि इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है ना, वो कौन से शेप में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से उसका मास पता कर लेंगे, ठीक है। मास पता होने के बाद उसका एटॉमिक कंपोजिशन निकल जाएगा। एटॉमिक कंपोजिशन निकलने के मतलब हमारे पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आ गया, मतलब C4H10O2 ऐसे कुछ करके आ गया मान लो, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स वगैरह पता कर लेते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग पता कर लेते हैं उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है, कार्बोनिल है कि कार्बोक्सिलिक है, ठीक है ना, कि एल्डिहाइडिक है, तो वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चल गया। उसके बाद हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ कर लेते हैं, जो कि कार्बन हाइड्रोजन स्केलेटन के बारे में बता देता है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन किस तरीके से उस स्ट्रक्चर में लिंक्ड हैं। अब इन चारों का यूज़ करके हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को रिवील कर देते हैं कि हमारे पास जो अननोन कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिखता होगा, ठीक है। तो ये था स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे। देखो, अब हम लोग बात करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूक्लियर, क्या होता है? न्यूक्लियर, एम से मैग्नेटिक, न्यूक्लियर मैग्नेटिक, आर से रेजोनेंस। क्या है? आर से रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर, अब देखो मैं पार्ट बाय पार्ट इसको बताऊंगा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। तो वर्ड बाय वर्ड आप लोग याद करोगे ना, तो आप लोग को एग्जाम में याद करने का दिक्कत नहीं रहेगा, माइंड में पूरा सेटअप रह जाएगा वो। न्यूक्लियर से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई का। किसको डिफाइन कर सकते हैं? एटॉमिक न्यूक्लियाई को। एटॉमिक न्यूक्लियाई मतलब जो हमारे पास एक एटम है, एटम में आप लोग जान रहे हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म हो गया वो। तो जब हमारे पास कोई न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के पास एक स्पिन होता है, ठीक है ना। हाँ, न्यूक्लियस के पास भी स्पिन होता है, ध्यान से सुनो। ये हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, मान लो ये हमारे पास कोई न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये इसका क्या है? एक्सिस है। क्या है? एक्सिस है। और ये क्या कर रहा है? स्पिन कर रहा है। क्या कर रहा है? स्पिन कर रहा है। न्यूक्लियस स्पिन करता है, ये पहली बात हुई।
और इसका जो न्यूक्लियर स्पिन होता है उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? आई से। न्यूक्लियर स्पिन को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और ये जो न्यूक्लियर स्पिन होता है ये क्वांटाइज्ड होता है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है। न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है। जैसे मान लो आई की वैल्यू रेंडमली हम लोग लेते हैं 0, 1/2, 1, 3/2 etc, ठीक है ना? इस तरीके से रहता है, मतलब इन दोनों के बीच में नहीं रह सकता है, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। या तो ये रहेगा, या तो ये रहेगा, या तो ये रहेगा, या तो ये रहेगा, या तो आगे रहेगा, ठीक है ना? मतलब इन दोनों के बीच में नहीं रह सकता। ये नहीं कि 1.53 ले लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो पहला तो न्यूक्लियर स्पिन हमारे पास क्वांटाइज रहता है, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। जैसे मान लो कार्बन 13 है या 1H है, मतलब हाइड्रोजन है। अब कार्बन 13 और 1H का मतलब क्या हुआ? कार्बन 13 आप लोग जान रहे हो एक आइसोटोप है कार्बन का। कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है। तो वैसे ही कार्बन 13 एक आइसोटोप है कार्बन का। इसकी नेचुरल अबंडेंस आप लोग को पता होगा 1.1% है। मतलब जो हमारे पास कार्बन है हमारे पास, उसमें कार्बन 12 की मात्रा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कार्बन 13। कार्बन 13 बहुत थोड़ा सा पाया जाता है, 1.1%। और जबकि वहीं पे हम अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसकी नेचुरल अबंडेंस अप्रॉक्स 99.9% है, ठीक है ना? और जैसे 2H ले लिए, ड्यूटीरियम ले लिए, तो उसकी नेचुरल अबंडेंस बहुत कम होती है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे 1H की बात कर रहे हैं और कार्बन 13 की बात कर रहे हैं। अगर इनकी स्पिन वैल्यू आप लोग देखोगे, न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू, तो इनकी न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू दोनों की ही हाफ होती है। दोनों की ही न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है। आई की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होता है। तो न्यूक्लियस के बारे में हमने सबसे पहले जाना कि इसके पास स्पिन होता है, ठीक है? और न्यूक्लियर स्पिन को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू क्वांटाइज्ड होती है। कार्बन 13 और 1H के लिए आई की वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है। इतनी बात समझ में आई? क्योंकि हम लोग यहाँ पे NMR की बात कर रहे हैं। NMR क्या बोलता है हमको? ये हाइड्रोकार्बन स्केलेटन के बारे में बताता है। क्या बताता है? हाइड्रोकार्बन स्केलेटन के बारे में बताता है कि किस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन लिंक्ड है एक दूसरे से। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए कार्बन और हाइड्रोजन को ही लिए हैं। कार्बन 12 क्यों नहीं लिए? क्योंकि वो NMR एक्टिव नहीं होता है। NMR एक्टिव क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो, अगर हम लोग कार्बन 12 ले लेते हैं ना, तो इसकी नेचुरल अबंडेंस तो बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 98% के आसपास है, ठीक है ना, नेचुरल अबंडेंस। लेकिन फिर भी इसकी आई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्योंकि कार्बन 12 के पास कोई स्पिन ही नहीं है, न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू 0 है, तो इसकी वजह से उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बनेगा और इसलिए वो NMR इनएक्टिव हो जाएगा। ये NMR इनएक्टिव है। ये वाला जो हमारे पास है ये क्या है? NMR इनएक्टिव है। NMR इनएक्टिव मतलब इसको आप लोग NMR मशीन में डालोगे ना तो कुछ पता नहीं चलेगा इससे। लेकिन अगर आप लोग इसको NMR मशीन में डालते हो तो हमको रिजल्ट स्पेक्ट्रा मिलना चालू हो जाएगा। NMR एक्टिव है ये, ठीक है ना? ये मतलब हुआ इसका। अब देखो न्यूक्लियस के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन आप लोग को मैं दे दूँ इसी न्यूक्लियस के बारे में, एटॉमिक न्यूक्लियाई के बारे में। पहला तो हुआ इसका स्पिन, ठीक है? अब जैसे ही इसके पास स्पिन आया, ठीक है ना, स्पिन से ही घूम रहा है, अपने एक्सिस पे से रोटेट कर रहा है ये स्पिन की वजह से। स्पिन की वजह से इसमें छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना? अब इसी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो उसके स्पिन की वजह से उसमें आया हुआ है, न्यूक्लियस में जो स्पिन की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आया हुआ है, उसी की वजह से ये टिनी बार मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। किसकी तरह काम करने लगा? टिनी बार मैग्नेट की तरह ये काम करने लगेगा। अब ये जो न्यूक्लियस है आपका वो एक मैग्नेट हो गया है, छोटा सा बार मैग्नेट हो गया है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर आ गई है। इस मैग्नेटिक फील्ड के आने की वजह से यदि आप लोग इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार का, इसके पास स्पिन है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स आए, ठीक है ना, ये थोड़ा सा टिनी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। अगर आप लोग इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, जब मान लो ये B0 क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इस B0 एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप लोग अपना ये एटॉमिक न्यूक्लियाई को रखते हो तो इसके पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मौजूद आ जाएंगे। क्या आएंगे? एनर्जी लेवल्स इसमें आने लगेंगे, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। अब इन एनर्जी लेवल्स का कितना नंबर होगा, मतलब कि कितने एनर्जी लेवल्स आएंगे, इन सब को जानने के लिए पहले ये जानो कि ये भी क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है? क्वांटाइज्ड मतलब एनर्जी लेवल्स भी फिक्स्ड होते हैं। किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियाई का एनर्जी लेवल क्या होता है? फिक्स्ड होता है। एनर्जी लेवल कब बनेंगे? जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तभी बनेगा, ठीक है? अब एनर्जी लेवल्स, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स अगर हमको पता करना है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स की कितने एनर्जी लेवल्स बने यहाँ पे, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स अगर हमको पता करना है तो हमको लोग निकालेंगे 2i+1 से। किससे निकालेंगे? 2i+1 से।
नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इज इक्वल्स टू 2i+1। आई क्या है? न्यूक्लियर स्पिन। जैसे मान लो अगर हम कार्बन 13 के लिए और 1h के लिए निकाल रहे हैं, कार्बन 13 के लिए या 1h के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है ना। पहले कार्बन 13 के लिए निकालते हैं। नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स किस में? कार्बन 13 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2i+1 आएगा। आई की वैल्यू क्या मैंने लिखी है यहाँ पे? हाफ लिखी है, +1, तो कितना आ जाएगा? 2 आएगा, ठीक है। मतलब कार्बन 13 में नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स कितने आए? 2 आए। इसमें टोटल कितने एनर्जी लेवल्स होंगे? 2 एनर्जी लेवल्स होंगे। एक हो जाएगा लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है ना, लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट, और एक हो जाएगा हायर एनर्जी स्टेट। क्या हो जाएगा? हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है। लोअर एनर्जी स्टेट कब होगा? हायर एनर्जी स्टेट कब होगा? देखो, जब ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लूँ, ठीक है, तब आपको बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गया B0, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर ये हमारा जो न्यूक्लियर स्पिन है, ठीक है ना, इसका जो एक्सिस है वो ऐसे है, मतलब इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, जैसे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो हम लोग इसको बोल देंगे लो एनर्जी स्टेट। क्या बोल देंगे? लो एनर्जी स्टेट, लो एनर्जी स्टेट। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी अपवर्ड है, और यहाँ पे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया हमने वो भी अपवर्ड ही है, तो हम लोग बोल देंगे ये लो एनर्जी स्टेट में है इस समय न्यूक्लियस अपना। लेकिन जैसे ही इसका क्या नाम है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, तो हम लोग इसको बोल देंगे कि हाई एनर्जी स्टेट में पहुँच चुका है। कौन से स्टेट में है ये? हाई एनर्जी स्टेट में आ चुका है, ठीक है। लो एनर्जी स्टेट और ये हाई एनर्जी स्टेट। तो हमने बोला यहाँ पे कितने एनर्जी लेवल्स होंगे? 2 एनर्जी लेवल्स होंगे, एक लो एनर्जी स्टेट और हाई एनर्जी स्टेट। तो देखो यहाँ पे लो एनर्जी स्टेट हो गया, यहाँ पे हाई एनर्जी स्टेट हो गया। इसी न्यूक्लियस के पास 2 एनर्जी लेवल्स आ गए, ठीक है। और ये कार्बन 13 के केस में भी होता है और 1h के केस में भी होता है, क्योंकि दोनों में ही आई की वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है। इतनी बात समझ में आई? अगर इसको हम लोग इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो आता है डेल्टा ई। अगर हम लोग इसको डेल्टा ई एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं कैसे भी करके, तो ये लोअर एनर्जी स्टेट से न्यूक्लियस स्पिन करके कहाँ चला जाएगा? फ्लिप करके हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। हमारा जो न्यूक्लियस है, अगर उसको हम लोग डेल्टा ई एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं तो वो लो एनर्जी स्टेट से उठ करके कहाँ चला जाएगा? हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, इसी डेल्टा ई एनर्जी को पाते हुए। अब जैसे जैसे हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाएंगे, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसकी जैसे ही वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे, वैसे ही क्या होगा? ये डेल्टा ई इंक्रीज होता जाएगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया हमने, डेल्टा ई की वैल्यू क्या हुई? बढ़ती चली गई। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है एनर्जी में वो बढ़ता चला गया। हमको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस न्यूक्लियस को फ्लिप कराने के लिए हाई एनर्जी स्टेट में। मतलब जो हमारे पास B0 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डेल्टा ई के, डेल्टा ई के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बढ़ाएंगे तो ये एनर्जी गैप क्या होगा? बढ़ जाएगा, और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी न्यूक्लियस को फ्लिप करने के लिए हाई एनर्जी स्टेट में। इतनी बात समझ में आई? तो ये तो हुआ न्यूक्लियर की बात, मतलब एटॉमिक न्यूक्लियाई के बारे में हम लोग बात कर रहे थे अभी तक। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक। मैग्नेटिक का मतलब क्या है यहाँ पर? मैग्नेटिक का मतलब होगा यहाँ पे जनरली मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। एनएमआर मशीन के अंदर जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, एनएमआर मशीन के अंदर जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, उसका जो फील्ड स्ट्रेंथ होता है, मतलब उसकी जो ताकत रहती है मैग्नेटिक फील्ड की, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एनएमआर मशीन, इन एनएमआर मशीन, वो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों का होता है 2 to 10 टेस्ला, ठीक है ना, 2 से 10 टेस्ला होता है। और ये बहुत ही बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना। इतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप लोग कोई मेटलिक ऑब्जेक्ट लेके जाते हो ना, तो परमानेंटली उसमें स्टिक हो सकता है। हालांकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, कुछ टाइम के लिए इसको एक्टिव किया जाता है एनएमआर मशीन को, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिव हो जाता है और बाद में वो ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर उसी दौरान आप लोग कोई मेटल ऑब्जेक्ट उसके पास लेके जाते हो तो वो परमानेंटली उसमें स्टिक हो सकता है। इसको आप लोग ऐसे इसका स्ट्रेंथ का अनुमान लगा सकते हो कि हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, वो जानते हो कितना होता है? वो अप्रॉक्सीमेटली 0.00007 टेस्ला होता है। देख लो कितना छोटा है। मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का लगभग 10⁵ टाइम्स, 10⁵ टाइम्स स्ट्रॉन्गर रहता है ये मैग्नेटिक फील्ड एनएमआर मशीन के अंदर जो मैग्नेट लगा रहता है, ठीक है ना, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। अब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाने का कारण क्या है? कारण ये है बेटा, देखो
कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है ना, न्यूक्लियस है वो स्पिन कर रहा है, उसके पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और उसके पास दो एनर्जी लेवल्स हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन 13 के और 1H की बात कर रहे हैं इस समय, ठीक है। तो उसके पास दो एनर्जी स्टेट्स हैं, एक लो एनर्जी स्टेट, एक हाई एनर्जी स्टेट, और ये आपस में फ्लिप करते रहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, ये एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक है ना। तो इस एनर्जी गैप को बढ़ाने के लिए, इस एनर्जी गैप को बढ़ाने के लिए हम लोग एक बहुत ही तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। B0 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 2 to 10 टेस्ला होती है, तो ये एनर्जी गैप थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब इस एनर्जी गैप के इक्विवेलेंट कोई वेवलेंथ लेते हैं, इस एनर्जी गैप के इक्विवेलेंट कोई वेवलेंथ लेते हैं, और इस एनर्जी गैप के इक्विवेलेंट वेवलेंथ जानते हो कौन सा होता है? रेडियो वेव्स का होता है, रेडियो वेव्स का। और मैंने आपको बताया है रेडियो वेव्स की लैम्डा तो ज़्यादा होती है, लेकिन एनर्जी क्या होता है? कम होता है। मतलब रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन एनर्जी उसका क्या होता है? कम होता है। अब सोचो, यहाँ पे डेल्टा ए खुद कम है, और यहाँ पे उसको रेडियो वेव्स की एनर्जी हम लोग गिरा रहे हैं, ठीक है। अब रेडियो वेव्स हमने जैसे ही उसके ऊपर गिराया, रेडियो पल्स जैसे ही उसके ऊपर हम लोग इरेडिएट किए, ये तुरंत उठ करके फ्लिप कर गया हाई एनर्जी स्टेट में, ठीक है। तो रेडियो वेव्स से हमारा काम बन जाता है यहाँ पे। अगर इससे ज़्यादा एनर्जी का ले लेंगे तो दिक्कत होने लगेगा, और इससे कम एनर्जी का लेंगे तो भी दिक्कत होगा, ठीक है। इसी की वजह से हम लोग इसको डिटेक्ट कर पाते हैं और NMR स्पेक्ट्रम का मिलता है। अब देखो, ये तो हुआ। अब यहाँ पे एक और बात बता दूँ मैग्नेटिक के अंदर, कि सर्टेन न्यूक्लियाई आर मैग्नेटिक, सर्टेन न्यूक्लियाई आर मैग्नेटिक, सर्टेन न्यूक्लियाई आर मैग्नेटिक। हालांकि इसमें मैंने न्यूक्लियस में बताया था, लेकिन फिर इसमें बता दे रहा हूँ। सर्टेन न्यूक्लियाई आर मैग्नेटिक, मैग्नेटिक होने का मतलब कुछ ही न्यूक्लियाई मैग्नेटिक होते हैं, मतलब ज़्यादातर न्यूक्लियाई मैग्नेटिक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं भी होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? देखो, जो मैग्नेटिक होंगे उनके पास I की वैल्यू 0 नहीं होगी, मतलब वही न्यूक्लियस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे जिनकी स्पिन नॉन ज़ीरो होगी, ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है ना, नॉन ज़ीरो होगी। I की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, वही हमारा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा न्यूक्लियाई, और उसी को हम लोग बोल देंगे NMR एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है ना, NMR एक्टिव न्यूक्लियाई। और इसका एग्जांपल जैसे हम आपको दे दें तो कार्बन 13 है, ठीक है ना, 1H हो गया। इन सब के पास I की वैल्यू क्या होती है बताओ? हाफ होती है ना। क्या ये 0 है? नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए इसके पास क्या है? स्पिन है, और जिसके पास स्पिन होगा उसके पास क्या होगा? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वही NMR एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि NMR एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? उस न्यूक्लियस के पास क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तभी तो उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो दो एनर्जी स्टेट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात रहेगी। अब हमने लिखा है कि सर्टेन न्यूक्लियाई आर नॉन मैग्नेटिक। क्या है? नॉन मैग्नेटिक। कुछ न्यूक्लियाई नॉन मैग्नेटिक होते हैं, जैसे कार्बन 12 है, ठीक है ना, कार्बन 12 है, और इस केस में I की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। I की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो कार्बन 12 के लिए I की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। आप लोगों को पता है इसका स्पिन क्या होता है? 0 होता है, न्यूक्लियर स्पिन इसका 0 होता है। अब इसके न्यूक्लियर स्पिन 0 होने की वजह से इसका क्या हो जाएगा? NMR इनएक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? NMR इनएक्टिव। क्यों NMR इनएक्टिव है? मतलब इसको आप लोग NMR मशीन में डालोगे ना तो कोई स्पेक्ट्रा वगैरह नहीं मिलने वाला आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसकी न्यूक्लियर स्पिन ही 0 है। अब देखो, न्यूक्लियर स्पिन सबसे पहले आता है, अगर उसके पास कोई स्पिन ही नहीं है तो उसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा न्यूक्लियस के पास। अब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा अगर न्यूक्लियस के पास, तो उसको जब आप लोग NMR मशीन में डालोगे, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे, तो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो प्रभावित ही नहीं होगा, ठीक है। तो उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, कोई स्पेक्ट्रा ही नहीं आएगा। लेकिन वहीं पर जहाँ पे कार्बन 13 है या 1H हाइड्रोजन है, उसमें क्या होता है? उसके पास न्यूक्लियर स्पिन होता है। अब जिसके पास न्यूक्लियर स्पिन है ना बेटा, उसको जैसे ही आप लोग NMR मशीन में डालोगे, वो क्या होगा? उसके अंदर पहले तो मैग्नेटिक फील्ड था न्यूक्लियस के पास, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसके अंदर एनर्जी लेवल्स प्रोवाइडेड हो जाएंगे, ठीक है ना। अब एक लो एनर्जी स्टेट, एक हाई एनर्जी स्टेट, ठीक है। अब लो एनर्जी स्टेट, हाई एनर्जी स्टेट मिल गया। अब जैसे ही उसके ऊपर हम लोग रेडियो पल्स डालेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव डालेंगे, वैसे ही वो एक्साइटेशन शो करेगा, ठीक है ना। लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट जाएगा, रेडियो वेव्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। और जैसे ही हम लोग रेडियो पल्स को ऑफ करेंगे, रेडियो पल्स को क्या करेंगे? ऑफ कर देंगे, वो वापस से हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आएगा और उसी वेवलेंथ का एक रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है ना। और उसी रेडिएशन को हम लोग एक क्या करते हैं? रेडियो रिसीवर लगाए रहते हैं और उसी रेडियो रिसीवर पे उसका स्पेक्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है।
तो इससे हमको मालूम चल जाता है कि किस टाइप का वहाँ पे कार्बन या हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, तो ऐसे एनएमआर मशीन काम करता है। अब देखो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। रेजोनेंस का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। रेजोनेंस का मतलब सिंपली होता है एब्जॉर्ब करना, किसको, एनर्जी को। टू एब्जॉर्ब एनर्जी, टू एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स। किसका, रेडियो वेव्स का। आप लोग को पता है यहाँ पे रेडियो वेव्स का एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। तो रेजोनेंस का सिंपली मतलब क्या हो गया, एब्जॉर्ब एनर्जी। इतनी सी बात हुई। अच्छा, अब देखो अगर मैं आप लोग को बताऊं कि एक एनएमआर मशीन वर्क कैसे करता है। ठीक है, अभी तक तो वही बताते आ रहे हैं, लेकिन आप लोग को एनएमआर मशीन दे दिया गया। ठीक है, तो आप लोग उसको यूज़ कैसे करोगे। देखो हमारे पास मान लो ये एनएमआर मशीन है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, एनएमआर मशीन है। एनएमआर मशीन, आप लोग को पता है कि इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के ज़रिए। इसमें यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिसकी पावर 2 to 10 टेस्ला होगी लगभग। अब हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने, उसके अंदर हमने एक सूटेबल सॉल्वेंट डाल दिया। क्या डाल दिया, सूटेबल सॉल्वेंट डाल दिया। और इसी सॉल्वेंट के साथ साथ अपना अननोन कंपाउंड भी डाल दिया। ठीक है ना, अननोन कंपाउंड भी डाल दिया जिसको हमको स्टडी करना है, जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। तो सब कंपाउंड और ये सॉल्वेंट डालते ही इसको स्पन करेंगे ताकि इसकी जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह है वो मिट जाए, और इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब इस एनएमआर मशीन में डाल देंगे। एनएमआर मशीन में जैसे ही जाएगा, इस यहाँ पे मैग्नेट्स लगे रहते हैं। ठीक है ना, ये मैग्नेट्स क्या करेंगे, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराएंगे। और जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होंगे, आपको पता है यहाँ पे मान लो कार्बन 13 होगा और हाइड्रोजन भी होगा। जैसे मान लो इस यहाँ पे कंपाउंड था हमारे पास इथेनॉल। ठीक है ना, हमको इथेनॉल का स्ट्रक्चर फाइंड करना था, CH3CH2OH। ठीक है ना, सॉल्वेंट और ये कंपाउंड हमने इथेनॉल डाल दिया वहाँ पे, ये क्या है, इथेनॉल है। तो यहाँ पे देख रहे हो 2 कार्बन है और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन है। तो एनएमआर मशीन से सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन का ही पता करेंगे। तो कार्बन 13 होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कार्बन 12 तो हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और 1H होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये भी दोनों क्या है, एनएमआर एक्टिव हैं। क्या है, एनएमआर एक्टिव है, इसलिए यही दोनों का हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, अब कार्बन 13 और 1H है, इन दोनों की ही स्पिन वैल्यू क्या है, हाफ है। न्यूक्लियर स्पिन इन लोग के पास है। न्यूक्लियर स्पिन होने की वजह से, देखो मैं लाइन से लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले तो स्पिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर स्पिन होना चाहिए। न्यूक्लियर स्पिन होना चाहिए I। ठीक है ना, I नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियर स्पिन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू। ठीक, अब न्यूक्लियर स्पिन अगर है उसके पास, तो उसके पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। क्या होगा, खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या होगा, खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब ये हमारे पास न्यूक्लियस है, अगर इसके पास स्पिन है तो इसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके पास है और अगर इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब हम लोग इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होगा, it achieves different energy levels, it achieves different energy levels। यहाँ पे different energy levels आ जाते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे जैसे ही different energy levels आए तो इन energy levels का पता कैसे करेंगे, number of different energy levels। ठीक है ना, number of energy levels हम लोग निकाल लेंगे। number of energy levels कैसे निकलेगा, 2i+1 से निकलेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे i की वैल्यू क्योंकि हाफ है तो यहाँ पे हाफ आप लोग रखोगे तो 2 × ½ +1। ठीक है, ये आएगा 2। मतलब इस वाले कंपाउंड में कार्बन 13 में और 1H में हमारे पास कितने हैं, 2 एनर्जी स्टेट्स हैं। एक लो एनर्जी स्टेट रहेगा, एक हाई एनर्जी स्टेट रहेगा। और इस लो एनर्जी स्टेट और हाई एनर्जी स्टेट्स के बिहाफ पर हम लोग बोल सकते हैं, अगर हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो पल्स इसके ऊपर गिराएंगे, रेडियो पल्स क्या करेंगे, इरेडिएट करेंगे, तो वो रेडियो पल्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। रेडियो पल्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा लो एनर्जी स्टेट से। अब जैसे ही हाई एनर्जी स्टेट में गया, रेडियो पल्स ऑफ कर दो। रेडियो पल्स ऑफ करते ही वो हाई एनर्जी स्टेट से जब लो एनर्जी स्टेट में आएगा तो वो सेम वेवलेंथ का क्या करेगा, एक स्पेक्ट्रा या फिर कहो सेम वेवलेंथ का एक रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है ना, उस रेडिएशन को हम लोग एक रेडियो रिसीवर पर लेकर रिसीव कर लेते हैं और उसी का स्पेक्ट्रा निकाल देते हैं और हम लोग को क्या मिल जाता है, एनएमआर स्पेक्ट्रा मिल जाता है और कार्बन हाइड्रोजन स्केलेटन का हम लोग पता कर लेते हैं। ठीक, देखो
ये तो हुआ कि कैसे न्यूक्लियर एनएमआर मशीन काम करता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं किसी एग्जांपल्स की, जैसे मान लो एनएमआर क्या है, ठीक है ना। तो एनएमआर हम लोग किसका किसका निकालते हैं, कार्बन 13 का, ठीक है ना, और 1H का, प्रोटियम का। अब इन दोनों के बीच में कुछ मेजर डिफरेंसेस भी होते हैं, जैसे कार्बन 13 का स्पेक्ट्रा अलग होता है, 1H का स्पेक्ट्रा थोड़ा अलग दिखता है दोनों ही एनएमआर एक्टिव हैं। क्या है, दोनों ही एनएमआर एक्टिव हैं, क्योंकि दोनों के पास ही न्यूक्लियर स्पिन है, और न्यूक्लियर स्पिन होने की वजह से वो क्या, उसके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, उसके पास एनर्जी स्टेट्स आएंगे, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आएंगे, और उस एनर्जी लेवल्स की वजह से रेडियो वेव्स का एब्जॉर्प्शन होगा और एमिशन होगा, और उसी एमिशन को हम लोग देखते हैं किसी रेडियो रिसीवर पर, या उसका स्पेक्ट्रम को मिल जाता है कलो, ठीक है। लेकिन इन दोनों के स्पेक्ट्रा अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले तो नेचुरल अबेंडेंस की बात करूं अगर मैं, नेचुरल अबेंडेंस कार्बन 13 का अप्रॉक्सीमेटली 1.1% है, और यही नेचुरल अबेंडेंस अगर मैं इसकी बात करूं 1H का नेचुरल अबेंडेंस, तो ये अप्रॉक्सीमेटली होता है आपका 99.9%, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ, मान लो मैंने इथेनॉल अभी बताया था पिछला, ठीक है ना। अगर मैं इथेनॉल का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, CH3 CH2 OH, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स हैं, 6 हाइड्रोजन हैं। कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं। देखो एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, 2 कार्बन दिख गए। हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, ठीक है, 6 हाइड्रोजन्स है। तो इन 6 का स्पेक्ट्रम मिलेगा हमको कुछ ना कुछ, और इन दोनों कार्बन का भी कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रम मिलेगा। अब देखो ध्यान से, इन दोनों कार्बन का, इसको मैं कार्बन A नाम दे रहा हूँ, इसको मैं कार्बन B नाम दे रहा हूँ। इसके इन दोनों कार्बन का कार्बन 13 स्पेक्ट्रा कैसा मिलेगा, ये 0 ये 20, अब 200 सॉरी। अब ये देखो जो स्केल रहता है वो ppm के फॉर्म में होता है, ठीक है ना, पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्म्स में होता है दोनों ही केसेस में, पार्ट्स पर मिलियन। ये 0 और ये 10 ppm, ठीक है। बस फ़र्क इतना रहता है, ये 0 से लेकर 200 ppm तक रहता है, और ये 0 से लेकर 10 ppm तक या 12 ppm तक जा सकते हो आप लोग वैसी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें स्केल का, ठीक है ना, एक डिफरेंस तो ये आ जाएगा स्केल में कि इसका स्केल कहाँ से होता है, 0 to 200 ppm तक इसका स्केल जाता है, और इसका स्केल कहाँ तक जाता है, इसका स्केल जाता है 0 to 10 ppm तक जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला मेजर डिफरेंस क्या था, स्केल में, देख लो। अब यहाँ पे डिवीज़न में कर दे रहा हूँ 20 का 40 का 60 का, ठीक है ना, एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। तो जो सबसे पहला ये वाला जो कार्बन है, इसका जो आएगा कार्बन A का, वो यहाँ पे आता है सिग्नल, ऐसा एक सिंगल पीक रहेगा। ये कार्बन A का पीक है, ठीक है ना, और ये कार्बन B का पीक यहाँ पे आता है कहीं पर, ये देखो ऐसा कार्बन B का। अब आपको लोग दिख रहा होगा B वाले की हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट क्या है, कम है, लेकिन यहाँ पे हाइट मैटर नहीं करता है। किसके केस में, कार्बन 13 का अगर हम लोग NMR ले रहे हैं तो, ठीक है ना, कार्बन 13 NMR अगर हम लोग ले रहे हैं, उसका स्पेक्ट्रा ले रहे हैं, तो उसमें जो हाइट है ना, ये हाइट मैटर नहीं करता, ठीक है, बशर्ते ये कि ये कहाँ पर मौजूद है, मतलब किस स्केल पर है। यहाँ पे 20 ppm पे है, ये 60 ppm पे है, ये मैटर करता है। ये 20 ppm पे और ये 60 ppm पे है, मतलब यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल शिफ्ट, ठीक है ना। केमिकल शिफ्ट इसमें भी होगा, अभी दिखा रहे हैं। पहले समझो कि A वाले का, कार्बन A का यहाँ पे मिला हमको एक पिक, और कार्बन B का पिक यहाँ पे मिला। ऐसा क्यों हुआ है, तो दोनों ही कार्बन मिलने, दोनों के पिक एक ही जगह पे चाहिए, लेकिन दोनों का पिक अलग अलग ppm पे क्यों मिल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि जो ऑक्सीजन है ना बेटा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। वो इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, अपनी तरफ विथड्रॉ कर रहा है। इस वाले कार्बन का क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विथड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब आप लोग को मैं बता दूँ कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप लोगों ने किसी न्यूक्लियाई को रखा हुआ है, ठीक है ना, मान लो इसको आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में NMR मशीन में रखा हुआ था, ठीक, तो इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स थे, उनके मूवमेंट्स के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट्स के कारण एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा था, और उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से
एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा था। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थे उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, और वो वाला मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में था। क्या था? अपोजिट डायरेक्शन में था, मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा था, ठीक है, जो कि इस कार्बन को क्या हुआ था, शील्ड किए हुआ था, ठीक, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव है वो कम पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को चोरी करना चालू किया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अट्रैक्ट करना चालू किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो ग्रेटर हो गया, मतलब उसकी पावर बढ़ गई, ठीक है ना। ये शील्ड नहीं कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन सब, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने की वजह से हमको जो एनर्जी गैप है लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट का, वो गैप बढ़ जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते ही। अब गैप बढ़ते ही हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा फ्लिप कराने के लिए, तो ज़्यादा एनर्जी कहाँ मिलेगा? इस स्केल पे ज़्यादा एनर्जी देखो यहाँ पे है, तो राइट साइड में हम लोग बढ़ेंगे ज़्यादा एनर्जी की तरफ, तो हमको वहाँ पर सिग्नल मिलेगा। जबकि इस वाले CH3 का मैं बात करूँ, इस वाले कार्बन का बात करूँ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी दूर पे है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है या कम कर पा रहा है कह लो, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा मूवमेंट की वजह से, तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे? अपोज करेंगे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जब अपोज करेंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? इफेक्टिव कम हो जाएगा, मतलब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी इफेक्टिव वो कम हो जाएगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हुई तो जो एनर्जी गैप है लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट के बीच का, वो गैप कम हो जाएगा और हमको कम एनर्जी चाहिए होगी फ्लिप कराने के लिए, ठीक है, लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में। तो यहाँ पे देखो लो एनर्जी स्टेट में ही हमारा काम हो जा रहा है, लो एनर्जी वाला, ठीक है। तो इसलिए इसका स्पेक्ट्रा यहाँ पे मिल रहा है और इसका स्पेक्ट्रा कहाँ मिल रहा है? आगे मिल रहा है, मतलब इसका सिग्नल आगे मिल रहा है और इसका सिग्नल क्या मिल रहा है? पीछे मिल रहा है। अब ये जीरो पे किसका सिग्नल मिलता है? तो जीरो पे एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेती है हम लोग, मतलब यहाँ पे भी एक सिग्नल आएगा, लेकिन वो सिग्नल किसका होगा आप लोग को मैं बता दूं, वो सिग्नल होता है TMS का, टेट्रामिथाइल सिलेन का। किसका होता है? टेट्रामिथाइल सिलेन का। मतलब ये कार्बन रहता है, यहाँ पे कुछ कार्बन कर रहे हैं, सिलिकॉन रहता है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3, ठीक है। ये होता है टेट्रामिथाइल सिलेन। इसी को हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं, मतलब इसको हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं कि इसी के रेफरेंस में सारे स्पेक्ट्रा सारे सिग्नल्स आएंगे, ठीक है ना। इसका हमेशा सिग्नल किस पे आएगा? 0 ppm पे आएगा। TMS का हमेशा सिग्नल किस पे आएगा? 0 ppm पे आएगा। अब 0 ppm पे है और यहाँ पे ए वाले का सिग्नल कहाँ आ रहा है? थोड़ा आगे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने क्या किया? अट्रैक्ट कर लिया है, या 60 ppm पे आ रहा है, और इसका सिग्नल किस पे आ रहा है? 20 ppm पे आ रहा है, ठीक है इतना। और यहीं पर अगर मैं 1H इस NMR स्पेक्ट्रा की बात करूं तो यहाँ पे स्केल कहाँ रहता है? 0 से 10 ppm के बीच में रहता है, और सेम वही 0 पे किसका आएगा? TMS का सिग्नल आएगा, ठीक है ना, टेट्रामिथाइल सिलेन का सिग्नल आएगा। और अगर मैं बात करूँ इसका इथेनॉल का, ठीक है ना, तो इथेनॉल का सिग्नल मान लेते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, ऐसे है। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन का सिग्नल देखना है हमको, तो ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है। क्या है? डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इस ये वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन क्या करेगा? अपनी तरफ बहुत तेजी से खींचेगा, तो ये डी शील्डेड हो जाएगा। अब ये डी शील्डेड होने की वजह से यहाँ पे इसका स्पेक्ट्रा कहाँ मिलेगा? और आगे की तरफ मिलेगा, और क्योंकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है तो उसका सिंगलेट मिलेगा, मतलब कुछ इस प्रकार का पीक मिलेगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे बात करूँ मैं इन तीनों हाइड्रोजन का, तो इस 3 का यहाँ पे इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, इस नेबरिंग हाइड्रोजन की वजह से स्प्लिटिंग हो जाएगी। मतलब ये क्या है? नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। अभी मैं बताऊंगा इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन क्या होता है, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग क्या होता है, लेकिन अभी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, तो खाली समझ लो इसको। 2 + 1 3, मतलब यहाँ पे ट्रिपलेट मिलने लगेगा। इस वाले CH3 का क्या मिलेगा? ट्रिपलेट मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा कम से कम इस प्रकार से, देखो ये ऐसे, ये ट्रिपलेट मिल गया। और इस वाले हाइड्रोजन का हमको मिलेगा क्वार्टेट, और यहाँ पे मिलेगा क्वार्टेट मिलेगा, ये इस प्रकार से, ये देखो ये है क्वार्टेट, ठीक है ना। मतलब अगर मैं इसको नाम दे दूँ, मान लो ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है ना। तो हमारे पास x का पीक यहाँ पे मिल रहा है, y का पीक यहाँ पे मिल रहा है और z का पीक यहाँ पे मिल रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सिंगलेट। क्या बोलते हैं? सिंगलेट। इसको बोलते हैं हम लोग बेटा ट्रिपलेट, और इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टेट। क्या बोलते हैं? क्वार्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का सिग्नल हमको कुछ मिलता है।
ये बात समझ में आई। आपको बताया था कि यहाँ पे इथेनॉल के केस में इसका स्केल मतलब 1 HNMR जब हम लोग लेंगे तो वो 0 to 10 ppm होगा, और इसके केस में कार्बन 13 NMR लेंगे तो 0 to 200 ppm होगा। तो ये तो पहला डिफरेंस आया था। दूसरा डिफरेंस ये रहता है बेटा कि जो पीक है, हाइट ऑफ पीक, यहाँ पे हाइट ऑफ पीक मैटर नहीं करता। हाइट ऑफ पीक डू नॉट मैटर। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे, 1 ही होंगे, सेम ही होंगे। यहाँ पे 1 कार्बन है तो यहाँ पे भी 1 कार्बन ही है, दोनों लोग एक ही कार्बन को डिनोट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन्स के NMR के केस में अगर हम लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रा देखेंगे तो यहाँ पे जो पीक होता है ना, ये मैटर कर जाता है। मतलब हाइट ऑफ पीक मैटर्स, हाइट ऑफ पीक मैटर्स। यहाँ पे हाइट ऑफ पीक मैटर क्यों करता है? इसलिए करता है कि जो पीक के अंदर का एरिया है, ठीक है ना, पीक के अंदर का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये सब जो एरिया है, इसी एरिया को हम लोग देख करके बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं। मतलब देखो यहाँ पे देखो, इसकी हाइट ज़्यादा है ना, यहाँ तक है, और इसकी हाइट देखो कम है, तो इसके अंदर का एरिया ज़्यादा है और इसके अंदर का एरिया कम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। और हमको देख के भी मालूम चल रहा है कि देखो Z वाला हाइड्रोजन है यहाँ पे 3 है, और जबकि X वाला हाइड्रोजन क्या है, 1 ही है, यहाँ पे 1, और ये क्या है, 3 हाइड्रोजन। तो 1:3 चल रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या चल रहा है, इसका तिगुना हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे ट्रिपलेट मिल रहा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे क्वार्टेट मिल रहा है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे सिंगलेट मिल रहा है, ठीक है। तो यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया अंडर द पीक। मतलब एरिया अंडर द पीक आप लोग निकालोगे तो उसी से आप लोग नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स का अनुमान लगा सकते हो, ठीक है। तो ये था एक और डिफरेंस इसके बीच में।